इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, कंप्लीट शेयर मार्केट और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें सीसीएस एनपीएस की सीरीज भी देखने को मिलेगी और नेशनल पेंशन स्कीम की जो पुरानी सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ग्रेचुइटी और भी बहुत सारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पैसा बचाएंगे भी और पैसा बनाएंगे भी। आज हम देखने वाले हैं सीसीएस एनपीएस रूल्स 12। अब तक हम सीसीएस एनपीएस रूल्स 11 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं 1 से लेकर 11 रूल्स आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें आपके सभी फायदे नुकसान के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। चाहे कर्मचारी का हो कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, सबकी चर्चा कर ली है मैंने। ठीक है, आज हम लाए हैं रूल नंबर 12। ठीक है, ये है रूल नंबर 12। और क्या है रूल? रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस। लगातार 20 वर्ष की सेवा के बाद अगर आप रिटायरमेंट होता है आपका, तो सीसीएस एनपीएस रूल्स क्या कहते हैं उसी के बारे में यह है कहानी। Benefits of retirement on completion of 20 years regular service under CCS NPS Rules 2021। तो इस रूल में अगर आप इस रूल के अनुसार 20 साल लगातार सेवा के बाद रिटायर होते हैं, तो क्या क्या आपके लिए प्रोविजंस रहेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, उसी की चर्चा है। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले मैं बता दूं, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में टोटल 30 रूल्स हैं, जिसके हमने 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये 12वां नंबर चल रहा है, रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस। एक चीज और, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 फॉर्म्स में टोटल 8 फॉर्म दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा एक फॉर्म और है जो कि किसी भी नए नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को भरना पड़ता है, जिसका नाम है कॉमन रजिस्ट्रेशन सब्सक्राइबर फॉर्म। सीएसआरएफ के नाम से फॉर्म है। उसका वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर कि उस फॉर्म को कैसे भरते हैं, क्या सावधानियां रखें, कंप्लीट डिटेल उसमें दी हुई है। अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे रूल्स। रूल नंबर 12, रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस। अब ये रूल नंबर 12 ही चलेगा अंत तक आज की वीडियो में, और उसके सब रूल देखेंगे। तो सब रूल नंबर 1 क्या है इस रूल नंबर 12 का? एट एनी स्टेज, एट एनी टाइम after a subscriber has completed 20 years regular service, he may, by giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, retire from service। ये रूल क्या कहता है? रूल नंबर 12 का सब रूल 1 कि अगर आपने 20 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर ली है, तो आप एक नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, जिसने आपको अपॉइंट किया है उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नोटिस दे सकते हैं। कम से कम 3 महीने का नोटिस देना होगा अगर आप रिटायर होना चाहते हैं सुपर एन्युएशन से पहले। सुपर एन्युएशन क्या होता है, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में उसकी चर्चा की है। रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर कि आपकी जैसे सर्विस 20 साल की हुई, आप छोड़ना चाहते हैं नौकरी, रिटायर होना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये सारा केस। तो आपको कम से कम 3 महीने का नोटिस देना होगा। अब आगे देखते हैं, इसी सब रूल 1 का ही चल रहा है इसका भी। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन एक शर्त है, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ए सब्सक्राइबर्स इंक्लूडिंग साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट। ये सब ऐसे सब्सक्राइबर जो कि साइंटिस्ट है या टेक्निकल एक्सपर्ट है, उन पर लागू नहीं होगा। हु इज नंबर 1 ऑन असाइनमेंट्स अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर एड प्रोग्राम्स, अगर उसमें है। नंबर 2, पोस्टेड अब्रोड इन फॉरेन बेस्ड ऑफिसेस ऑफ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, इसमें काम कर रहा है। नंबर 3, ऑन ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट टू ए फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट में है स्पेशल, तो उस केस में भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अनलेस आफ्टर हैविंग बीन ट्रांसफर्ड टू इंडिया, अगर इन लोगों का इंडिया में ट्रांसफर हो जाए, ही हैज रिज्यूम्ड द चार्ज of the post in India and served for a
पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, और 1 साल की उसने सर्विस दे दी हो तो वो भी रिटायरमेंट के लिए अलाउ हो जाएगा। अगर उसने इंडिया में आकर 1 साल की सर्विस दे दी और उसकी 20 साल की जो सेवा है कंटिन्यूसली वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी इस रूल्स के अनुसार एप्लीकेबल हो जाएगा रिटायर होने के लिए। तब तक नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये है क्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज ऑफ सब रूल 1। सब रूल 1 में कुछ शब्द आए हैं, अभी अभी हमने देखा, कंटिन्यू सर्विस, ये सब चीज वो हम देखते हैं। रेगुलर सर्विस का मतलब क्या है पहले ये समझ ले। पॉइंट नंबर ए में, रेगुलर सर्विस शैल मीन सर्विस कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ए पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने रेगुलर बेसिस पे जॉब स्टार्ट की है तो वहां से आपकी रेगुलर सर्विस काउंट होगी। वेदर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, चाहे से आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आए हो, चाहे से अब्जॉर्प्शन के तहत आए हो, या रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस पे आए हो, इन 3 तरीकों से आए हो, तो आपके लिए ये जो कमेंसिंग है जहां से आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट की है वहां से होगी। एंड शैल इंक्लूड पास्ट रेगुलर सर्विस, और पास्ट में जो आपने रेगुलर सर्विस की थी वो भी इंक्लूड होगी। प्रेजेंट की जो सर्विस है वो तो इंक्लूड होगी, पास्ट की भी होगी, लेकिन कब? इन द सेम और अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप किसी एक ही डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट से चेंज होते हैं, और एन ऑटोनोमस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज होती है उसमें चेंज होते हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडी कोई ऐसी वैधानिक संस्था है जिसमें चेंज होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द प्रेजेंट सर्विस। लेकिन ध्यान दे, जो आपने करंट सर्विस ज्वाइन की है उससे पहले विद प्रॉपर परमिशन आपने ली हो, किससे? पुराने डिपार्टमेंट से। इफ सच पास्ट सर्विस इज अलाउड टू बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजुएटी इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऐसी सर्विस जिसको काउंट किया जा सके ग्रेजुएटी पर्पज के लिए, उसी को हम रेगुलर सर्विस का हिस्सा मानेंगे। जिसको ग्रेजुएटी के लिए काउंट नहीं किया जा सकता, जो विदाउट परमिशंस है, उस सर्विस को, उस पास्ट सर्विस को हम काउंट नहीं करेंगे रेगुलर सर्विस में। रेगुलर सर्विस में वो तभी काउंट होगी जब आपने प्रायर परमिशन ली है, वो ग्रेजुएटी के लिए एप्लीकेबल है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फिर है एक्सप्लेनेशन ही चल रही है हमारी। बी नंबर, पीरियड्स स्पेंड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लीव। जितनी भी प्रकार की आपने ली है लीव, छुट्टियां, इंक्लूडिंग स्टडी लीव हो चाहे से, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो, डेप्यूटेशन हो, और फॉरेन सर्विस हो किसी भी प्रकार की, ड्यूली सैंक्शनड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया हो, तब शैल बी ट्रीटेड एज रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। तो उसे भी रेगुलर सर्विस का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। फिर नंबर सी, सर्विस रेंडर्ड ऑन कैजुअल, एड एचओसी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आप चाहे से कैजुअल वर्क कर रहे हो, या एड एचओसी बेसिस पे आपको सर्विस पे रखा गया हो, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस पे रखा गया हो, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। आपकी जो परमानेंट जॉब स्टार्ट हुई, रेगुलर जो जॉब स्टार्ट हुई, उससे पहले आपने कैजुअल सर्विस दी हो, मान लो किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी में, एड एचओसी सर्विसेज दी हो, या कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी हो, इन द सेम और अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट में दी हो या किसी भी डिपार्टमेंट में दी हो, ए स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। तो आपकी इस सेवा को, किस सेवा को? जो आपने रेगुलर सर्विस स्टार्ट होने से पहले दी थी, उससे पहले जितनी भी सेवा है, चाहे से कैजुअल के रूप में हो, एड एचओसी के रूप में हो, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में हो, आपकी सर्विस को रेगुलर सर्विस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। फिर आगे है सब रूल नंबर 2। ठीक है। द नोटिस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट गिवन अंडर सब रूल 1 शैल रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आप 20 साल बाद, जैसे हमारा ये टॉपिक क्या चल रहा है, 20 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, तो 20 साल बाद सरकार तो रिटायर करेगी नहीं, तो हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले मान लो,
तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं सब रूल 1 के अनुसार कि 3 महीने का हम नोटिस देते हैं, तो उसके लिए आपको जब आप नोटिस दोगे तो एक्सेप्टेंस चाहिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। जिसको भी आप नोटिस दोगे, आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको नोटिस दोगे कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं, रिटायर होना चाहता हूं, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसमें एक शर्त है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट द परमिशन फॉर रिटायरमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। मान लीजिए आपने 3 महीने का नोटिस दिया और 3 महीने तक भी जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ये बोलती नहीं है कि हम मना करते हैं, आपको मना नहीं करती है आपके रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। आपने नोटिस दिया कि मुझे इस तारीख को रिटायर होना है और ये 3 महीने का नोटिस लो, और 3 महीने तक आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा इस संबंध में कोई रिफ्यूजल लेटर नहीं आता है, आपके पास कोई मना करने वाला लेटर नहीं आता है कि हम आपको नहीं देंगे वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ऐसा कोई लेटर नहीं आता है, तब क्या होगा? द रिटायरमेंट शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। तो जिस दिन आपने डेट लिखी थी 3 महीने के बाद की कि इस तारीख से मैं रिटायर होने वाला हूं, उस डेट को आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। उस डेट को आपका रिटायरमेंट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। फिर आगे है सब रूल नंबर 3 का पॉइंट ए, सब्सक्राइबर रेफर टू इन सब रूल 1 may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than 3 months giving reason therefore। मान लीजिए कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट चाहता है, तो उसने अभी अभी हमने देखा कि वो रिक्वेस्ट करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहता है कि 3 महीने के नोटिस के बिना ही मैं तो रिटायर हो जाऊं, 2 महीने का नोटिस दूं या 1 महीने का या 15 दिन का ही नोटिस देकर रिटायर होना चाहता हूं। 3 महीने वाला तो अभी अभी हमने देख लिया क्या था रूल, शुरुआत से चल ही रहा है 3 महीने का नोटिस तो। लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, मुझे तो 10 दिन में रिटायर कर दी जाए या 20 दिन में या 1 महीने 1.5 महीने में रिटायर कर दिया जाए, लेस देन 3 मंथ, तो उसे एक रिक्वेस्ट देनी होगी अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। और रीजन भी बताना होगा कि क्यों वो इंस्टेंट रिटायर होना चाहता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 3B क्या कहता है? The appointing authority on receipt of a request under clause A subject to sub rule 2 may consider such request for the curtailment of the period of notice of 3 months on merits and। अच्छा, यहां तक देखो कि यदि आपने ऐसी रिक्वेस्ट दी कि मुझे तो 15 दिन में ही सर वॉलेंटरी रिटायरमेंट चाहिए और मैंने रिक्वेस्ट डाल दी, रिक्वेस्ट मैं दे सकता हूं, अब वो स्वीकार करे न करे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी पर निर्भर करता है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कंसीडर कर सकती है आपकी रिक्वेस्ट को, जो आपने रीजन बताए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। एंड इफ, ध्यान रखना, एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द कर्टेलमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ नोटिस विल नॉट कॉज एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, और अगर लगता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि आपने जो पीरियड दिया है कि मुझे 15 दिन में रिटायर होना है और इस पीरियड में अगर आपको रिटायर कर दिया जाए तो कोई किसी प्रकार का प्रशासनिक काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, तो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में रिलैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस ऑफ 3 मंथ्स। तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी 3 महीने का जो होता है पीरियड नोटिस देने का, उसमें रिलैक्सेशन कर सकती है और आपको 1 महीने 15 दिन या 2 महीने जितने भी दिन का आपने नोटिस दिया है या रिक्वेस्ट की है उस बेस पे आपकी एक्सेप्ट कर सकती है। ये एक्सेप्ट करना या ना करना दोनों ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी पर निर्भर करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अनुसार काम करेगी। अगर उसको लगता है कि व्यक्ति के जाने से मेरे प्रशासन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, भले ही आपके 3 महीने कंप्लीट नहीं होते हो नोटिस के बाद, ठीक है। फिर अगला है सब रूल 4, सब्सक्राइबर हु हैज चूजन टू रिटायर अंडर दिस रूल एंड हैज गिवन द नेसेसरी नोटिस टू दैट इफेक्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और इस रूल के तहत जो अभी हमने रूल बात की थी कि रिक्वेस्ट दे सकता है रिटायरमेंट के लिए, और इस रूल के तहत अगर किसी ने रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट दे दी
कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट होना चाहता हूं, मेरी 20 साल की सेवा हो गई और मुझे रिटायर कर दिया जाए, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority। तो ऐसे केस में उसने एक बार अगर रिक्वेस्ट दे दी तो बिना अथॉरिटी के, परमिशन के, वो अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। मान लो एक बार रिक्वेस्ट दे दी, मैं रिटायर होना चाहता हूं, 20 साल की सेवा हो गई और मैं इस नियम के तहत रिटायर होना चाहता हूं, मैंने ऐसा नोटिस दे दिया, और नोटिस देने के बाद मेरे को लगा कि यार मेरे को तो और जॉब करनी है, और फिर मैं कहूं कि नहीं मैं ये कैंसिल कर दो इस नोटिस को, तो इतना आसान नहीं है कैंसिल करना। जब तक कि अथॉरिटी उसको स्वीकार नहीं करती है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। बशर्ते प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल शैल बी मेड एटलीस्ट 15 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। लेकिन वो रिक्वेस्ट आपने जो रिटायरमेंट डेट लिखी है उसके 15 दिन पहले की होनी चाहिए, तभी आपकी वो रिक्वेस्ट स्वीकार होगी। अगर 15 दिन, मान लो 14 ही दिन बचे आपके रिटायरमेंट के, और फिर आपने रिक्वेस्ट दी कि मुझे रिटायरमेंट नहीं लेना है, तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, और 15 दिन दिए या 16 दिन दिए तब भी एक्सेप्ट करना ना करना दोनों ही अथॉरिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर है सब रूल नंबर 5, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ए सब्सक्राइबर हु। और ये रूल किस पर अप्लाई नहीं होगा, किस पर लागू नहीं होगा, ये नियम जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये नियम किस पर लागू नहीं होगा। नंबर ए, कौन सा रूल चल रहा है हमारा, रूल नंबर 12 की 20 साल की सर्विस हो गई कंटिन्यू, उसके बाद मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो वो रूल किस पर लागू नहीं होगा। नंबर ए, रिटायर्स अंडर द स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम of Department of Personnel and Training relating to voluntary retirement of surplus employees as notified by their office memorandum 25013/6/2001 ESTT A dated the 28th February 2002 as amended from time to time। तो अगर आपने कोई स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायर होने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाली है सरप्लस एम्प्लॉइज के लिए भारत सरकार ने, और उस स्कीम के तहत जिसका नोटिफिकेशन ये है आप देख लेना, ठीक है ना, उस स्कीम के तहत अगर आप रिटायर हो रहे हो ना, तो आपके ऊपर ये नियम जो हमारा रूल नंबर 12 है ये लागू नहीं होगा। एक और केस है जहां ये रूल नंबर 12 लागू नहीं होगा, कौन सा केस है देखिए, ऑप्शन नंबर बी, रिटायर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर बीइंग अब्जॉर्ब्ड इन एन ऑटोनोमस बॉडी और ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस छोड़कर किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नौकरी करना चाहते हैं तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल मीन द अथॉरिटी विच इज कंपिटेंट टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस और पोस्ट फ्रॉम विच द सब्सक्राइबर सीक्स वॉलंटरी रिटायरमेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब वो है वो अथॉरिटी जिसने आपको सर्विस या पोस्ट के लिए दिया है और जिसने आपको अपॉइंट किया था, उसी को ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी माना गया है। फिर है नंबर 6, द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस शैल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स एडमिसिबल अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशंस 2015 टू द सब्सक्राइबर रिटायरिंग ऑन सुपरएन्यूशन। ये खास चीज है, अब इसको देखना आप, अगर आप 20 वर्ष के बाद रिटायर हो रहे हैं, ध्यान देना, 20 वर्ष के बाद अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट चुना सर्विस से, तो आपको वो सारे लाभ मिलेंगे, वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो सुपर एन्युएशन पर 60 वर्ष की एज पर, सुपर एन्युएशन की एज पर जो बेनिफिट्स एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं, वही सारे बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे।
समझ में आई? सुपर एन्यूएशन और रिटायरमेंट में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, पिछला वीडियो देख लेना आप लोग। तो सुपर एन्यूएशन के वक्त जब आप रिटायरमेंट होते हैं, 60 वर्ष की एज में जब आप रिटायर होते हैं, उस वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एनपीएस के लागू होते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस इस केस में भी लागू होंगे। किस केस में? अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट किया तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट भले ही 60 वर्ष से पहले कर लिया हो, लेकिन सारी जो फैसिलिटी है या नियम वगैरह है वो सारे सुपर एन्यूएशन के ही लागू होंगे। ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 7, सब रूल 7। इफ द सब्सक्राइबर इंटेंड्स टू कंटिन्यू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट और टू defer payments of benefits under the national pension system beyond the date of retirement। अच्छा, नेशनल पेंशन स्कीम में आप जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि आपका सारा कॉर्पस और सारा जो ऑप्शन है वो आप उसी वक्त ले सकते हैं। एनपीएस में आपको सुविधा दी गई है कि आप चाहें तो अपना कॉर्पस, एन्युटी लेने का प्लान, ये सब डेफर कर सकते हैं, यानी कि टाल सकते हैं, भविष्य में ले सकते हैं। मान लीजिए 60 वर्ष में मेरा सुपर एन्यूएशन हुआ, तो क्या 60 वर्ष होते ही मुझे जरूरी है क्या एन्युटी लेना, या मुझे अपना जो कॉर्पस था वो लेना जरूरी है क्या, मेरा सारा फंड? नहीं, आप चाहें तो उससे टाल सकते हैं, डेफर कर सकते हैं। 70 साल की आयु तक ये डेफर कर सकते हैं। और जो भी है आप मेरे चैनल पर देखना, ये डेफरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसमें डेफर कर सकते हैं। एन्युटी को भी डेफर कर सकते हैं कि मुझे अभी पेंशन नहीं चाहिए, उसको डेफर कर सकते हैं। कॉर्पस ले लें केवल और एन्युटी को डेफर कर दें। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ही शैल एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन दिस रिगार्ड इन अकॉर्डेंस विद द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015। और उसे जो एनपीएस के रूल्स हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के जो रूल्स हैं 2015 के अनुसार, उसके अनुसार ऑप्शन चुनना पड़ेगा। क्या ऑप्शन चुनना पड़ेगा? कि आप एन्युटी को डेफर करना चाहते हैं, क्या आप कॉर्पस को डेफर करना चाहते हैं, क्या आप दोनों को डेफर करना चाहते हैं, कितने साल तक डेफर करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डेफरमेंट के दौरान भी आप पैसा निकाल पाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने 70 साल कर दी मान लीजिए डेफरमेंट में, और फिर बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं है दिक्कत, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, मैं मेरे वीडियो देख लेना पुराने वाले। तो ये हो गया है हमारा, कौन सा हो गया है हमारा आज का सीसीएस एनपीएस रूल्स नंबर 12 हो गया है, जिसमें हमने देखा कि लगातार 20 वर्ष की सेवा के बाद अगर हम रिटायरमेंट होते हैं, हमारा रिटायरमेंट होता है, तो हमें सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के अनुसार क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह की हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। अगर टॉपिक पसंद आया हो, चैनल पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।